मैं अतुल सर और आज मैं डिस्कस करूंगा इन्फिनेटिव पार्ट थर्ड। देखिए इन्फिनेटिव पार्ट बेटा फर्स्ट मैं पढ़ा चुका हूं, इन्फिनेटिव पार्ट सेकंड पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने इन्फिनेटिव का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ना देखा हो वो मेरे चैनल इंग्लिश स्कॉलर में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव पार्ट थर्ड में रूल नंबर 9। इसके पहले मैंने आपको 8 रूल्स पढ़ाए हैं, आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 9 इन्फिनेटिव में। तो बेटा देखिए जो आपका यहां गौर करेंगे एक बॉक्स आपका बना हुआ है और इस बॉक्स में मैंने लिखा है सब्जेक्ट वांट विश डिजायर। आप इन 3 मेन वर्ब्स पर गौर करेंगे और चाहे इसको अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में नोट कर लें। यदि वांट विश डिजायर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो टू का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो टू का प्रयोग इनके तुरंत बाद करते हैं। जैसे मैं जाना चाहता हूं आई वांट टू गो और मैं चाहता हूं तुम चले जाओ आई वांट यू टू गो। कहने का मतलब वांट विश डिजायर के बाद तुरंत टू का प्रयोग करेंगे यदि आगे मेन वर्ब है, और यदि वांट विश डिजायर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस टू का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। अब हम इसको समझेंगे एग्जांपल्स के माध्यम से और अच्छे तरीके से। तो बेटा लिखा हुआ ही वांटेड टू गो। अब देखिए गौर करके अगर हम देखें तो वांटेड के बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो टू इसके तुरंत बाद। कहने का मतलब ये वाक्य पूरा क्या सही है। अब दूसरे पर अगर गौर करें तो वांटेड के बाद आपने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, और जब इनके बाद ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो आप टू का प्रयोग किसके बाद करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो ही वांटेड टू में नहीं होगा, ही वांटेड मी टू। ओके, इस प्रकार की इसमें एरर्स बनेंगी। इसके बाद थर्ड देखेंगे हम ही वांटेड टू अस। इसमें वो ये प्रॉब्लम है बेटा, ही वांटेड अस टू, और थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। तो ध्यान रखेंगे यदि वांट विश डिजायर, यदि वांट विश डिजायर के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो टू का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 में बेटा हम बात करेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव को। पहले तो हम ये समझेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव होता क्या है। देखिए परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे पहचानेंगे। यहां पर एक बेटा बॉक्स बना हुआ परफेक्ट इन्फिनेटिव और लिखा हुआ है आपका टू हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब अगर टू हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो इसी को हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब प्रश्न ये आता है हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग क्यों लिए करते हैं। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का हम प्रयोग इसलिए करते हैं कि जब कोई एक्शन ऑलरेडी हो चुका हो, व्हेन एक्शन हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस, मतलब कोई काम ऑलरेडी हो चुका हो, बीत चुका हो, खत्म हो चुका हो, और उसको इंडिकेट करने के लिए हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अगर टू हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से वाक्य कनेक्ट करते हैं तो इसे हमें दूसरा सेंटेंस नहीं बनाना पड़ता है। अगर टू हैव से नहीं कनेक्ट कराते हैं तो हमें एक अलग सेंटेंस का प्रयोग करके बनाना पड़ेगा। तो टू हैव से सेंटेंस शॉर्ट में हो जाता है। तो कहने का मतलब टू हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई काम हो चुका हो, जब कोई एक्शन बीत चुका हो, जब कोई एक्शन हो चुका हो। जैसे यहां पर एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। अब एक चीज और गौर करेंगे बेटा, अगर हम यहां पर टू लेते हैं, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक ये पोजीशन हम देख लेते हैं, और ये टू हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेटा जो टू हैव प्लस मेन वर्ब की अगर हम थर्ड फॉर्म पर गौर करेंगे तो बेटा ये जो बताता है ये आपका बताता है पास्ट एक्शन। कहने का मतलब अगर टू के साथ आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करेगा, और टू हैव के बाद प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लेते हैं तो ये पास्ट एक्शन को इंडिकेट करेगा जिसमें ऑलरेडी काम हो चुका हो। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर एक्शन होगा, और टू हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब बेटा आपका पास्ट एक्शन होगा। ये जो इंडिकेट कर रहा है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पास्ट एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। मतलब जब कोई काम ऑलरेडी बीत चुका हो, जब कोई काम ऑलरेडी हो चुका हो, उसके लिए यूज किया जाता है आपका टू हैव। जैसे मुझे याद है मैं गया था, आई रिमेंबर टू हैव गॉन, मुझे याद है मैंने ऐसा किया था, आई रिमेंबर टू हैव डन, और मुझे याद है मुझे ऐसा करना है तो आई रिमेंबर टू डू इट। अब इसे हम एग्जांपल्स के माध्यम से और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। पहला जो बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है आई रिमेंबर टू गो देयर, तो बेटा सेंटेंस का मतलब है मुझे याद है कि मुझको वहां जाना है, क्योंकि टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करता है। मतलब अभी उसको जाना है, अभी वो काम होना है कि मुझे याद है मुझे वहां पर जाना है। और अगर टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया मतलब कोई काम हो चुका है, आप उसको इंडिकेट करेंगे। तो आई रिमेंबर मुझे याद है टू हैव गॉन देयर, मुझे याद है कि मैं वहां पर गया
हाँ, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो ये फ्यूचर एक्शन को बताता है, और टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे तो बेटा ये पास्ट एक्शन को इंडिकेट करता है जिसमें काम ऑलरेडी हो चुका हो। तो अगर पास्ट एक्शन का इंडिकेशन हो तो हम परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, मतलब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर एक्शन का इंडिकेशन है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें, तो बेटा ये भी वाक्य इसमें क्या है, ये भी आपका सही है और ये भी वाक्य बच्चे क्या है आपका, दोनों सही है। अब एरर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे बनेगा हम आइए उसको देखते हैं। तो बेटा लिखा है आई स्टिल एक्सेप्ट, मैं अभी भी स्वीकार करता हूं, मैं अभी भी मानता हूं, टू गो देयर 2 years ago, कि मैं वहां पर 2 साल पहले गया था। अब जरा गौर करिए, आप बेटा बात कब की कर रहे हैं, 2 years ago की बात कर रहे हैं, ओके। और लगाए क्या है, टू गो, टू गो लगाए ना, तो टू गो किसके लिए आता है, फ्यूचर एक्शन के लिए। ये तो गलत हो जाएगा ना, यही इसमें प्रॉब्लम है। हम टू गो को हटाकर हम करेंगे टू हैव गॉन। तो बेटा टू गो को हटाकर हम किसका प्रयोग करेंगे, टू हैव गॉन। अब इसमें ये ना देख लेना कि ये गो लगा है तो हम एक्सेप्टेड लगा देंगे, क्योंकि आप एक्सेप्टेड लगा देंगे ठीक है, लेकिन आगे तो टू गो तब भी गलत होगा, क्योंकि इंडिकेट करेगा टू गो फ्यूचर एक्शन को, और यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं किसको, पास्ट एक्शन को। मतलब मुझे याद है, मैं अभी भी स्वीकार करता हूं कि मैं वहां 2 साल पहले गया था, मतलब एक्सेप्ट अभी भी कर रहा हूं, और गया कब था, 2 साल पहले। तो जब हम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे तो पास्ट एक्शन इंडिकेट हो जाएगा, तो एक गो अपने आप सही हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगला लिखा है डू यू रिमेंबर टू गो देयर यस्टरडे, सेम वही क्वेश्चन, क्या तुम्हें याद है कि तुम वहां कल गए थे। अब इस अगर वाक्य को हम देखें तो हमने टू गो लगाया तो इंडिकेट किसको कर रहा है, फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, और हम इंडिकेट किसको कर रहे हैं सेंटेंस में, पास्ट एक्शन को। मतलब क्या तुम्हें याद है तुम कल वहां गए थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें कल वहां जाना था, क्योंकि आप लगाए क्या बैठे यस्टरडे, मतलब एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, काम ऑलरेडी हो चुका, आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो जब कोई काम ऑलरेडी हो चुका होता है तो उसको टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम जोड़ते हैं, ओके। तो यहां आपका यस्टरडे लगा है, इसलिए मजबूरी आपको टू गो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू हैव गॉन लगाएंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर एक्शन हमेशा ध्यान रखेंगे, और टू हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट एक्शन ध्यान रखेंगे, और इसका प्रयोग सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये परफेक्ट इंफिनिटिव था जो हमने आपको डिस्कस किया बहुत अच्छे से। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 11। तो रूल नंबर बेटा 11 में अब हम बात करेंगे स्प्लिट इंफिनिटिव। आप पहले हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट इंफिनिटिव क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे यही नहीं जानते स्प्लिट इंफिनिटिव क्या होता है, पहचानेंगे कैसे। स्प्लिट इंफिनिटिव का मतलब टू एडवर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब आप टू लेंगे, उसके बाद एडवर्ब पोजीशन होगी, उसके बाद मेन वर्ब होगी, इसको हम कहते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव। कहने का मतलब टू और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब का आना, किसी एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का आना ही स्प्लिट इंफिनिटिव कहलाता है। बहुत से लोग स्प्लिट इंफिनिटिव को ग्रामेटिकल नजरिए से गलत मानते हैं, सही नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्प्लिट इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। हाँ, यदि आपको ऑड लग रहा हो, थोड़ा अजीब लग रहा हो, तो आप ना उसका प्रयोग करिए, लेकिन स्प्लिट इंफिनिटिव ग्रामेटिकली रूप से बिल्कुल गलत नहीं है। इसको हम अच्छे से समझने के लिए जरा एग्जाम्पल पर हम गौर करते हैं। लिखा हुआ है टू बैडली गो। अब कुछ लोगों को अजीब लगेगा, नहीं टू गो बैडली होना चाहिए, क्योंकि यहां पर टू के बाद एडवर्ब ले लिया, टू के साथ वर्ब का कनेक्शन होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात आपकी गलत नहीं है, लेकिन स्प्लिट इंफिनिटिव होता है कि टू के बीच में आप एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज लेके उसके बाद मेन वर्ब ले सकते हैं। हाँ, यदि आपको कहीं ऑड लगता है, अजीब लगता है, तो आप उसका ना प्रयोग करें, स्प्लिट इंफिनिटिव का ही ना प्रयोग करें, वरना ग्रामेटिकली गलत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम स्प्लिट इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस में जोड़ देने का सेंस आता है। एक चीज ये भी ध्यान रखना, स्प्लिट इंफिनिटिव का प्रयोग क्यों करते हैं, स्प्लिट इंफिनिटिव का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सेंटेंस में जोड़ देना होता है, एम्फसाइज करना होता है, और दूसरी जगह हम कहीं एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे जब हम स्प्लिट इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अब ये लिखा है टू बैडली गो, टू बैडली गो लिखा है बेटा, ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, कहीं पर भी ग्रामेटिकल पॉइंट नहीं है, एरर पॉइंट नहीं है। टू जेंटली पोज, ये भी बेटा क्या आपका सही है। कहने का मतलब देखिए टू आया, एडवर्ब आया, गो आया,
टू आया, जेंटली आया, पुश आया, तो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं टू के साथ बाद एडवर्ब नहीं लेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब पोजीशन, ये बिल्कुल जो स्ट्रक्चर होता है गलत होता है, तो गलत नहीं होता है। मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूं, जागरूक कर देना चाहता हूं कि स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग ग्रामेटिकली रूप से गलत नहीं होता है। हाँ, कई सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आपको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो आप उस जगह ना यूज करें, वरना ग्रामेटिकल बिल्कुल एरर नहीं है। और हमने कहा इसका प्रयोग क्यों करते हैं? स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस में जोड़ देने के लिए करते हैं, और जब स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो कहीं दूसरी जगह एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अब फुल सेंटेंस में हम देखेंगे, ही अर्ज्ड मी टू कैजुअली वॉक अप एंड से हेलो। अब देखिए टू वर्क, कुछ लोग कहेंगे कि टू वॉक कैजुअली करना चाहिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन हमने कहा स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग सही होता है, गलत नहीं होता है। इसलिए बेटा टू के बाद हम एडवर्ब प्लस इसके बाद मेन वर्ब ले लेंगे, ये पोजीशन बिल्कुल सही है। दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुअली कम डाउन इन प्राइस, और ये भी आपका सही है। हमने इसलिए सेंटेंस दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये बेटा था स्प्लिट इन्फिनिटिव, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 12। तो बेटा रूल नंबर 12 में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन, गौर करके देखिएगा इस बॉक्स को, टू ब्लेम एंड टू बी ब्लेम्ड। कहने का मतलब टू ब्लेम और टू बी ब्लेम्ड में बेटा डिफरेंस क्या होता है। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। टू ब्लेम और टू बी ब्लेम्ड, बेटा इसमें डी लगा लेंगे चूंकि पैसिव वॉइस केस है, क्या लगाएंगे? टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। टू ब्लेम एंड टू बी ब्लेम्ड में डिफरेंस आज हम देखेंगे, कहां पर टू ब्लेम का प्रयोग करते हैं, कहां पर टू बी ब्लेम का प्रयोग करते हैं। देखिए तो गौर करते बेटा, ये जो टू ब्लेम है ये आपका एक प्रकार से फ्रेज है, मतलब टू ब्लेम है ये एक प्रकार से, यहां ब्लेम वर्ब नहीं है, टू ब्लेम क्या है? एक प्रकार से फ्रेज है। और टू ब्लेम का मतलब आपका होता है जिम्मेदार, इसको हम कहते हैं जिम्मेदार। इसको लिख सकते हैं आप रिस्पॉन्सिबल। तो टू ब्लेम का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, लिख सकते हैं बेटा, इसका मतलब आपको होता है जिम्मेदार। कहने का मतलब इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम टू ब्लेम फॉर इट, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, यू आर टू ब्लेम फॉर इट। लेकिन टू बी ब्लेम्ड का प्रयोग किस सेंस में करते हैं? तो बेटा टू बी ब्लेम्ड जो होता है ये पैसिव वॉइस केस में यूज होता है, और इसका प्रयोग जैसे अब सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। ये लिखा है यू आर टू ब्लेम, इसका मतलब है जैसे कोई गलत काम हुआ है, कोई गलत घटना घटित हुई है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं, आप दोषी हैं। ओके, बट यू आर टू बी ब्लेम्ड, अगर इस सेंटेंस को पढ़ें तो इसमें एक बू टाइप की आ रही है, यू आर टू बी ब्लेम्ड, मतलब कोई काम गलत किया जाना है, उसके लिए आपको बलि का बकरा बनाया जाना है, आपको दोषी ठहराया जाना है। मतलब टू बी ब्लेम्ड का मतलब जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये सेंस देगा किसी गलत काम के लिए जब किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाया जाए, किसी दूसरे को बलि का बकरा बनाया जाए, टू बी ब्लेम्ड। अगर हम कहेंगे यू आर टू बी ब्लेम्ड, कहने का मतलब तुम पर आरोप लगने हैं, तुमको दोषी ठहराया जाना है, तुम पर आरोप लगाया जाना है, तो ये निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। और ये होता है जैसे कोई गलत काम हुआ है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, आप बोल सकते हैं मतलब दोनों वर्ड्स, दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही हैं, बट दोनों यूज पर डिपेंड करते हैं। अगर जिम्मेदारी का सेंस हो तो आप टू ब्लेम ले, और गलत तरीके से आपको दोषी ठहराया जा रहा है, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो आप टू बी ब्लेम्ड लें, तो आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है। सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग आप दोनों को यूज करेंगे। तो बेटा ये था टू ब्लेम और टू बी ब्लेम्ड के बीच डिफरेंस। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं अगला स्टेप। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे अगले स्टेप में कुछ मेन वर्ब्स, और बेटा ये जो मेन वर्ब्स है इसको लेकर हम थोड़ा गौर से देखेंगे। हमने कुछ यहां पर मेन वर्ब्स लिखी हैं, बेगिन, कंटिन्यू, प्रीफर एंड इंटेंट। इन मेन वर्ब्स की खासियत ये है, इनके साथ इन्फिनिटिव केस भी यूज कर सकते हैं, इनके साथ आप जीरंड केस भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब इनके बाद आप टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, और डायरेक्ट मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे मेन वर्ब्स हैं जिनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं और सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेन वर्ब्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहां पर डिस्कस करना चाहा। तो ध्यान रखेंगे ऐसी मेन वर्ब्स हैं जिनके बाद टू का भी प्रयोग करते हैं, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं और इसके बाद जीरंड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं और इसको अच्छे से समझाने
समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको दिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये गलत नहीं होता, अगर आप 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन शब्दों के साथ लेते हैं तो भी आपका सही है, और अगर सीधे आईएनजी बनाते हैं तो भी आपका सही। इसमें कोई ग्रामेटिकल पोजीशन नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। इस भ्रम में भी आप ना रहना कि गलत हो जाएगा। विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मतलब भाव में भी कोई बदलाव नहीं होगा। माइनर डिफरेंस है, वो आपके एग्जाम्स में पूछता नहीं है, बस ये ध्यान रखनेंगे। तो बेटा देखते गौर करते, देख कॉन्टिन्यू स्मोकिंग अगर लिखा है तो ये भी सही है, क्योंकि हमने कहा इन शब्दों का प्रयोग 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी आप बना सकते हैं और सीधे एनजी फॉर्म से भी बना सकते हैं। तो बेटा ये आप यहां पर ये जो लिखा है कॉन्टिन्यू के वर्ड इसमें इंडिकेट है, वही हमने डिस्कस भी किया है। स्मोकिंग और कॉन्टिन्यू टू स्मोक, मतलब दोनों सही, क्योंकि मैंने दोनों आपको बताए, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी और सीधे एनजी फॉर्म से भी। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बेटा आपका लिखा हुआ है ही बिगेन वॉकिंग, तो बेटा ये भी आपका सही है, और बिगेन टू वॉक ये भी आपका सही है, मतलब बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन में भी ना रहना कि टू लगाएंगे कि एनजी लगाए, आप दोनों से बना सकते हैं, कोई गलत ग्रामेटिकल पॉइंट नहीं है। इसके बाद बेटा अगला लिखा है दे प्रेफर टू गो देयर, ये भी आपका सही है, और दे प्रेफर गोइंग देयर ये भी आपका सही है। लेकिन जब हम प्रेफर से कंपेयर शो कराते हैं तो कंपेरिजन के लिए हमने आपको डिस्कस किया है कि टू का प्रयोग करते हैं, रादर देन का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये कुछ मेन वर्ब्स थे जो मैंने डिस्कस करना चाहा। तो ये थे इन्फिनेटिव के बेटा इंपॉर्टेंट टूल जो मैंने अभी तक डिस्कस किए हुए हैं। अब जो अगला इन्फिनेटिव का टॉपिक होगा या अगला जो इन्फिनेटिव का कहने का मतलब जो पार्ट होगा वो एक्सरसाइज होगा, जो भी मैंने इन्फिनेटिव में पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। और यदि ये जो मैंने पढ़ा है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, and wait for the next video.